हेलो दोस्तों, एक बार सभी का स्वागत करता हूँ अपने दिशा एकेडमी स्टूडियो में। और आज मैं लेकर आया हूँ अली और जंग राष्ट्रीय वाक्य एवं श्रवण दिव्यांग संस्थान मुंबई के द्वारा आयोजित जो हमारा पेपर हो रहा है। आज जो पहला पेपर है हमारा इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, पेपर कोड P01। ठीक है, आज का पेपर है जो कि 7/2/2022 को हुआ है। ये बैच 2020-22 के स्टूडेंटों का पेपर हुआ है। ठीक है, 20-22 बैच वालों का। इसमें जो हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न हम देखते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न हमारे हैं। और आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा प्रश्न है बहुविकल्पी कि आईसीएफ का पूर्ण रूप क्या है। क्या है आईसीएफ का पूर्ण रूप क्या है? ए है इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिजीज एंड हेल्थ। ठीक है। एंड हमारा बी है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटीज एंड हेल्थ। हमारा सी है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग हेल्थ एंड डिजीज। या फिर डी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिजीज एंड डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो जो इसका सही जवाब होगा वो आईसीएफ का, तो इंडियन आप काट दीजिए, इंडियन नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल पर फोकस करिए तो हमारा ए अपने आप कट जाएगा। लेकिन जो इसका जवाब होगा वो इसका जवाब बी है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटीज एंड हेल्थ विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, दूसरा हमारा प्रश्न है जन्म से लेकर 6 वर्ष साल की उम्र तक के लिए संवेदनशील होता है। यहाँ पे क्योंकि आप फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, आपका लिखना क्या है? शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या स्वास्थ्य विकास। जन्म से लेकर मतलब 0 से लेकर 6 ईयर तक। ठीक है, 6 ईयर तक क्या विकास होता है? तो नो डाउट बच्चे का अगर है तो शारीरिक डेवलपमेंट विकास होगा एंड कॉग्निशन विकास होगा। ठीक है, और साथ साथ उसका स्वास्थ्य भी डेवलपमेंट होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका जो जवाब जो होगा डी विल बी करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका सही जवाब है। तीसरे का जवाब देखते हैं। हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या है कि यहाँ डॉट 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 एक प्रकार का अध्ययन दोष है जिसमें पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक है, जिसमें पढ़ने में कठिनाई होती है। तो यहाँ डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसफिसिया दिया है। ठीक है, तो जो इसका तीसरे का जवाब होगा वो ए हैगा। ए विल बी करेक्ट आंसर। एक डिसलेक्सिया के प्रकार का अध्ययन दोष है जिसमें पढ़ने में कठिनाई होता है, ये होता है। ठीक है, एंड फोर्थ हमारा है फिर उसी तरह तीसरे जैसा सेम कंडीशन है। एक विशिष्ट अध्ययन अक्षमता का उदाहरण है मानसिक मध्यता। ठीक है, मानसिक मध्यता, एडीएचडी, डिसलेक्सिया या स्वालीनता विस्तृत श्रेणी दोष, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, यहाँ प्रश्न पहले देखिए, प्रश्न क्या कर रहा है? एक विशिष्ट अध्ययन अक्षमता, यहाँ डिसेबिलिटी नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अध्ययन अक्षमता। ठीक है, तो अध्ययन क्षमता से क्या है? डिसलेक्सिया। तो फोर्थ का जो बी है बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। पांचवा हमारा है मस्तिष्क पक्षाघात सेरेब्रल पॉलिसी में डॉट 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 में घाव या क्षतिग्रस्त होने के कारण होता है। ठीक है, यहाँ पे भरना है आपको। तो हम पांचवे का देखते हैं। ठीक है, मस्तिष्क, मुंह या जीभ, मांसपेशियां या त्वचा। तो जो मस्तिष्क सेरेब्रल पॉलिसी होते हैं ये मस्तिष्क में घाव तथा क्षतिग्रस्त होने के कारण होता है। कहां पर? मस्तिष्क मतलब ब्रेन। ठीक है, क्या होता है? ब्रेन इसका। तो इसका जो जवाब गया वो कहाँ गया? ए विल बी करेक्ट आंसर, मस्तिष्क इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और छठा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा छठा है जो अली और जंग राष्ट्रीय वाक्य एवं श्रवण दिव्यांग संस्थान जो हमारा है, जिसको अली और जंग नेशनल इंस्टीट्यूट बोलते हैं। ठीक है, वह दिव्यांगता पर केंद्रित है। किस दिव्यांगता पर केंद्रित है? ठीक है, तो आपको बता दूं वाक्य एवं श्रवण, केवल श्रवण या बौद्धिक दिव्यांगता है, बहुदिव्यांगता। तो जो आपका अली और जंग मुंबई स्टेबल जो नेशनल इंस्टीट्यूट वर्क करती है वो वाक एंड श्रवण पर केंद्रित है। ठीक है, वह स्पीच एंड हियरिंग दिव्यांगता पर केंद्रित है। ठीक है, तो ए है इसका सही आंसर। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। एंड सातवें का देखते हैं। सातवां हमारा जो है दिया हुआ है यहाँ पर डॉट डॉट, वह दिव्यांगता है जो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत शामिल नहीं है। आपको पता होगा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, पता है एनटीए पूछ रहा है। ठीक है, एनटीए में 4 डिसेबिलिटी आती है, चारों में से कौन डिसेबिलिटी नहीं शामिल है? तो सिंपल सी बात, इसका बहुत ही सरल प्रश्न है ये। इसका जो है दृष्टिबाधिता, दृष्टिबाधिता जो दिव्यांगता एनटीए एक्ट कहां पर है? एनटीए एक्ट 1999 में नहीं है दृष्टिबाधिता। ठीक है, तो इसका जवाब चला जाएगा किस पर? बी पर। बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड
आठवां जो हमारा प्रश्न है, आठवां यहाँ दिया है श्वासावरोध एस्फेक्सिया से संबंधित है, ठीक है। यहाँ दिया स्पाइनल बर्ग, बाइफिडा एंड स्वालीनता एंड मस्तिष्क पक्षाघात या कुष्ठ रोग, ठीक है। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिया है। तो जो 8वें का जवाब होगा वो आपका सेरेब्रल पॉल्सी, मस्तिष्क पक्षाघात से संबंधित होता है, ठीक है। ये आपका 8वें प्रश्न है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे प्रश्न तरफ और देखते हैं 9वां 10वां प्रश्न क्या है आपका, क्योंकि वो विकल्प में सिर्फ आपके 10 प्रश्न ही दिए गए हैं, ठीक है। बौद्धिक दिव्यांगता का चिकित्सीय वर्गीकरण, किसकी बौद्धिक दिव्यांगता मतलब किसका पूछ रहा है, या जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को आईडी बोलते हैं, ठीक है। उसके चिकित्सीय वर्गीकरण पर आधारित है। यहाँ पर डॉट डॉट है, मतलब फिल किया जाएगा। बुद्धिलब्धि, वर्तमान प्रदर्शन स्तर, या कारणों या प्रयुक्त सभी, ठीक है। जो 9वें का जवाब होगा वह सही जवाब जो है डी विल बी, मतलब उपयुक्त सभी, ठीक है, क्योंकि चिकित्सीय वर्गीकरण पूछा है, ठीक है। इस पर में ध्यान रखना चाहिए। देन आपका आता है 10वां, और 10वें का जो जवाब होगा वो आपको पहले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है आपका, स आर वी का मतलब यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। यहाँ पर आपको भरना है क्या होता है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र दिव्यांग विकलांगता भागीदारी, या संयुक्त राष्ट्रीय विविध कार्यक्रम, या उपयुक्त में कोई नहीं, ठीक है। जो 10वें का जवाब होगा, 10वें जवाब जो ए होगा, राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। यहां तक रहे आपके बहुविकल्पी प्रश्न। आप शुरुआत करते हैं, हम ट्रू एंड फॉल्स की तरफ चलते हैं, और यहाँ शुरुआत होता है आपका सेक्शन नंबर 2। मैंने आपको पहले ही पेपर सेटर जब सेट हुए थे तभी मैंने आपको अनसॉल्व पेपर जब करना मैंने बता रखा था आप लोगों को कि इसमें जो प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो 4 श्रेणियों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। बहुविकल्पी प्रश्न, सही या गलत, रिक्त स्थानों पूर्ति है, आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न। इस प्रकार 4 प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न हमारा बहुविकल्पी था, ठीक है। बहुविकल्पी में 10 प्रश्न थे। अब आया हमारा सही या गलत पर, ठीक है। पहला हमारा राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान चेन्नई में स्थित है। कहां पर है, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान चेन्नई में, तो चेन्नई में नहीं है। ये कहां पर है, देहरादून पे। कहां पर है, देहरादून पे, ठीक है। तो ये पहला क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, ठीक है। पहला हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक। एंड 90 dB जो आपका हियरिंग लॉस को माध्यम श्रवण हानि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। ये हमारा जो दूसरा है ये भी क्या है, गलत है। हमारा तीसरा है स्वलीनता एक विकासात्मक दिव्यांगता है। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है, सही है। एंड मस्तिष्क पक्षाघात एक तंत्रिकी दोष न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जी बिल्कुल राइट है। एंड आरपीडब्ल्यू अधिनियम 2016 ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण 5% तक बढ़ाया है। बिल्कुल सही बढ़ाया है, ठीक है। तो मेरा कहने मतलब यहाँ जो आपके प्रश्न है पहले दूसरे क्या है, गलत है, और तीसरा चौथा क्या है, पांचवा सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपको, और रिक्त स्थानों पूर्ति के लिए उस पर हम आते हैं। सभी बच्चों की जांच, स्क्रीनिंग को जांच के रूप में जाना जाता है, पर है इसको जाना जाता है विकासात्मक जांच के रूप में जाना जाता है, ठीक है। विकासात्मक जांच के रूप में जाना जाता है, ठीक है, विकासात्मक, ओके। हमारा दूसरा है, हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है प्रकार के मस्तिष्क पक्षाघात में 4 अंग प्रभावित होते हैं। जो हमारे सेरेब्रल पॉल्सी बच्चे होते हैं उनके जो 4 अंग प्रभावित उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्वाड्रिप्लेजिया बोलते हैं, ठीक है, क्वाड्रिप्लेजिया बोलते हैं, ठीक है। और हमारा तीसरा है कि आरपीडब्ल्यू डेट अधिनियम 2016 के अनुसार बधिर से दोनों कानों से संवाद आवृत्तियों में डीबी श्रवण हास वाले व्यक्ति अभिप्रेत है। तो जो हमारा तीसरा है ये कितने हैं, 70 dB। कितना है, ये हमारा 70 dB है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं 70 dB, ठीक है। और हमारा जो 4 नंबर निकट दृष्टि दोष को, निकट दृष्टि दोष जो हमारा है किसको भी कहते हैं, उसको बोलते हैं मायोपिया, ठीक है। ठीक है, अगर इसी प्रश्न को हम कर दें निकट दृष्टि दोष के बजाय इसको हम दूर दृष्टि दोष अगर कह दें तो उसका जो जवाब हो जाएगा वो हाइप्रोमेट्रोपिया हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर रिक्त स्थान है में गणितीय गणनाओं को सीखने का क्षमता शामिल है, तो डिस्कैलकुलिया, ठीक है। क्या शामिल है, डिस्कैलकुलिया शामिल है, ठीक है। इस तरीके से हमने रिक्त स्थानों को भी आपको सामने सॉल्व किया, और बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। यहाँ तक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
यहाँ ध्यान रखना है आपको, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 8 प्रश्न, जिसमें से करने सिर्फ कितने आपको 5 है। कितने करने हैं? सिर्फ आपको 5 करने हैं। पहला हमारा प्रश्न है दिव्यांगता रोकथाम की रणनीतियां। ठीक है, तो आपको रणनीतियां बनाना पड़ेगा कि दिव्यांगता को रोकथाम करने के लिए कि आप अवॉइड स्मोकिंग, जो धूम्रपान होता है उससे आपको अवॉइड करना है। ठीक है, टेबाको, एल्कोहल, इस तरीके से इसको आपको हटाना पड़ेगा, इससे आपको दूर रहना पड़ेगा। ऐसा रणनीति बनाओ कि ऐसी चीज आपको प्रयोग ना करें, तो आपको दिव्यांगता के चांसेस कम रहेंगे और दिव्यांगता की रोकथाम हो सकती है। श्रवण दोष बचता। ठीक है, श्रवण दोष जो बचता है आपका, जिसको हम बोलते हैं डेफ ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? डेफ ब्लाइंडनेस। डेफ ब्लाइंडनेस अगर देखा जाए तो यह देखते हैं कि रेयर केस में बहुत कम होता है। क्या होता है? रेयर केस में बहुत कम होता है। ठीक है, और यह 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा है कॉग्निटिव डेफ ब्लाइंड, दूसरा हमारा होता है बॉर्न डेफ हार्ड ऑफ हियरिंग, और हमारा तीसरा होता है बॉर्न ब्लाइंड विजन इम्पेयरमेंट, और जो हमारा चौथा डेफ ब्लाइंड होता है वो होता है एक्वायर्ड हियरिंग एंड विजन लॉस। ठीक है, तो इसमें ये था। एंड आप कहता है अध्ययन दिव्यांगता की अवधारणा। अध्ययन दिव्यांगता का अवधारणा मतलब होता है लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी में आते हैं वह व्यक्ति जिसको पढ़ने में, लिखने में, समझने में, गणना करने में समस्याएं हो। यह एक प्रकार से मेंटल डिसऑर्डर है और यह हिडन डिसेबिलिटी है। ठीक है, यह एक हिडन डिसेबिलिटी है। यह आप ऐसे देख नहीं कह सकते कि यह लर्निंग डिसेबिलिटी व्यक्ति है। यह हिडन डिसेबिलिटी है, मेंटल डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। और इसमें बच्चे को अल्फाबेट, जो आपका 12 खड़ी होता है, अल्फाबेट, वावेल, कॉन्सोनेंट, इस तरीकों को, सभी को, अक्षरों को समझने में, पहचानने में इसमें समस्याएं होती हैं। ठीक है, ये दिव्यांगता किसके अंतर्गत आता है? लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता, जिसमें आपने पढ़ा होगा डिसलेक्सिया है, आपका डिस्कैलकुलिया है। ठीक है, अलग अलग इसमें और इसके टाइप भी हैं। एंड शीघ्र पहचान एवं हस्तक्षेप की आवश्यकता। शीघ्र पहचान एवं हस्तक्षेप की आवश्यकता है। तो शीघ्र पहचान में हस्तक्षेप की आवश्यकता, तो इसलिए आवश्यकता है कि अगर शीघ्र हस्तक्षेप एवं पहचान हम कर लेते हैं डिसेबल बच्चे का, अगर हम कर लेते हैं शीघ्र हस्तक्षेप एवं पहचान, तो हम बच्चे का जो डिले डेवलपमेंट होता है, डिले डेवलपमेंट में अब वो चाहे कॉग्निशन हो, ठीक है, या फिर हमारा सोशल हो, ठीक है, या फिर हमारा कम्युनिकेशन हो, या फिर हमारा पढ़ाई लिखाई संबंधित हो, रीडिंग राइटिंग जो भी हमारा हो, तो इनसे समय क्या हो सकता है कि उसमें इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं। अब शीघ्र पहचान में आपके माता पिता भी सहयोग देते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे स्पेशल एजुकेटर एंड साथ साथ जो हमारे प्रोफेशनलिज्म होते हैं, जो क्लिनिकल होते हैं, उनको भी बहुत बड़ा योगदान होता है शीघ्र हस्तक्षेप में। और पहचान करता हूँ शीघ्र हस्तक्षेप जब हो जाता है तो हम उसमें जो पेरेंट्स साथ साथ होता है, जो उसमें स्पीच थेरेपी वाले होते हैं और क्लिनिकल वाले होते हैं, ये सब अलग अलग उसमें क्या करते हैं, उसके जो उसमें रुकावट आती है उसको दूर करने के लिए वो लोग अलग अलग तरीके से उसमें ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, जिससे कि बच्चे में ज्यादा अच्छे से इंप्रूवमेंट हम कर सके। इसलिए शीघ्र हस्तक्षेप एवं पहचान की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर हम बच्चे को पहचान जाते हैं कि हमारा बच्चा डेफ है, ब्लाइंड है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, या जो भी डिसेबिलिटीज ग्रसित है, उसके हिसाब से उसके हम हस्तक्षेप करें, और उसमें जो कुछ बेस्ट टू बेस्ट इंप्रूवमेंट हम करने की संभावना रखते हैं। एंड स्वाधीनता विशिष्ट श्रेणी दोष, ऑटिज्म डिसऑर्डर वाले बच्चों की शैक्षिक आवश्यकता। तो इसमें शैक्षिक आवश्यकता के अंतर्गत भी आएगा कि जो बच्चे एसडी होते हैं, एसडी बच्चों में विकासात्मक डेवलपमेंटल की जो होती है कैटेगरी, उनको कि उनमें जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से हम उनमें जो एसडी बच्चे होते हैं उनमें हम ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। एंड देन आता है आपका NIPMD। तो पहले हम इसके बारे में बता दें, ठीक है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सन विथ एम्पावरमेंट मल्टीपल डिसेबिलिटी, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, 2005 में स्थापना हुई थी इसकी। ठीक है, और इसके जो मोटो है, ठीक है, जो मोटो है, जो मल्टीपल डिसेबल बच्चे होते हैं उनसे रिलेटेड डेवलपमेंट रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स संसाधन की व्यवस्था मैनेजमेंट करना है, और साथ साथ जो ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, पुनर्वास की व्यवस्था करना है, और साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ उनमें रोजगार की भी व्यवस्था करना है, जिससे कि ये जो मल्टीपल डिसेबल्ड बच्चे में रोजगार के भी जो समस्या दूर हो सके। ठीक है, जिससे उनको इस प्रकार सर्विस प्रोवाइड किया जाए जिससे कि वो भी अपना पुनर्वास कर सके। देन आप कहता है हस्तक्षेप का, जो हस्तक्षेप होम बेस्ड आपका इंटरवेंशन है, गृह आधारित प्रतिमान मॉडल है। ठीक है, या इसमें देखिए, अगर हम देखें ना, इसमें 2 चीजें बहुत कॉमन आती हैं। ठीक है, यह है कि घर पर बच्चे को रख रखाव किस तरह से करें। ठीक है, बच्चे को घर पे हम किस तरह से उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बच्चे को किस तरह से हम उसके जो समस्या है उसको समस्याओं को कैसे हम समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप कर सकते हैं
एक्टिविटीज बेस में होता है आपका कि बच्चा से है डेली लिविंग जो एक्टिविटीज होती है, जो कि वो प्रतिदिन कार्य करता है, जो प्रतिदिन कार्य करता है, उसको हम करा कर सकते हैं। और साथ साथ जो हमारे फंक्शनल एक्टिविटीज में होता है रीडिंग राइटिंग, जो एकेडमिक एक्टिविटीज होता है, ठीक है, ये आ सकता है। देन उसमें कम्युनिकेशन उसके अगर परिवार से हुआ कम्युनिकेट करे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, कम्युनिकेट करे। और साथ साथ उस बच्चे से हम जो एक्टिविटीज कराएं प्ले वे मेथड, उसके द्वारा वर्बल या नॉन वर्बल दोनों पे उसको कम्युनिकेट करना करें, उससे सिखाएं, जिसमें उसको राइमिंग इंप्रूवमेंट होगा, लैंग्वेज इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। एंड आप कहते हैं दिव्यांगता की पहचान करने में अभिभावकों की भागीदारी, तो नो डाउट बिल्कुल सही बात है ये कि जो दिव्यांगता पहचान करने में उनके पेरेंट्स बहुत बड़ी भागीदारी होती है। क्यों? उनके माता पिता स्पेशल एजुकेटर नहीं है, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है उनके पास, फिर भी क्योंकि उनके पास अनुभव है, वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड करे हुए हैं, जब से बच्चा पैदा हो तब से उनकी जो स्थितियां उससे वो रूबरू हैं कि हमारे बच्चे में क्या क्या समस्या आ रही हैं, वो किस तरीके से उसकी एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या वो अपने अपने रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा उसमें इन्वॉल्व कौन होता है? पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स होते हैं। तो पेरेंट्स के बेस पर ही जो हम आगे उनमें पहचान करने के बाद जो आगे उसमें ट्रीटमेंट या आगे जो उसमें इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता होती है, तो उसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व करते हैं। जब तक पेरेंट्स एग्री नहीं होगा, ठीक है, जब तक पेरेंट्स ये नहीं बात मानेगा कि हाँ हमारा बच्चा इस तरीके से ग्रसित है, समस्याओं से है, तब तक उसके अदर कोई जो प्रोफेशनलिज्म पर्सन है वो नहीं कुछ कर पाएगा, ठीक है। तो दिव्यांगता की पहचान को बहुत बड़ी भागीदारी होती है, ठीक है, बहुत बड़ी भागीदारी होती है, जिससे उनमें बच्चों का सामाजिक विकास रुक जाता है, ठीक है। तो पेरेंट्स उसके साथ मतलब इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है, तो वो बच्चे जो पेरेंट्स होते हैं और जो बच्चों के साथ क्या होता है इन्वॉल्व होते हैं, उनको समझ में आता है कि हमारे बच्चों को मतलब बोल नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा है, तो हाँ बच्चा हमारा हियरिंग इंपेयरमेंट है नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम उनमें ज्यादा इस चीजों को हम शामिल करते हैं। और साथ साथ जब अगर हम यहाँ पर जब भागीदारी करते हैं, एक तरफ हमारा पेरेंट्स होता है, एक तरफ हमारा मेडिकल या मेडिकल कह सकते हैं, यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म कह सकते हैं, जो भी हमारा सेकेंडरी पर्सन है, ठीक है। तो वो जो कुछ पूछेगा, जानकारी लेगा, पूछेगा कि आपका बच्चा बाई बर्थ है, कि आपका बच्चा जन्म कितने समय के बाद ऐसा हुआ, या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ, इस तरीके से जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा वो पेरेंट्स द्वारा करेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इस पॉइंट ऑफ व्यू तो पेरेंट्स की ज्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है।